एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम का ऐलान किया है। एनआईए ने इनामी राशि की लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें दाऊद पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इसके अलावा छोटा शकील की जानकारी देने पर 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। लिस्ट में दाऊद, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन का नाम शामिल है। ऐसा पहली बार है कि एनआईए ने सार्वजनिक तौर पर इतने बड़े इनाम का ऐलान किया है। खास बात यह है कि पहली बार इन लोगों की पुरानी और नई तस्वीरें एक साथ जारी की गई हैं। हालांकि दाऊद की नई फोटो नहीं है, उसकी वही फोटो जारी की गई है जो 1993 मुंबई धमाकों के बाद कई सरकारी एजेंसियों ने जारी की थी। दरअसल एनआईए को मुंबई में ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट काम कर रहा है और इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी मदद कर रही है। एनआईए की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद गैंग के लोग पाकिस्तान के सपोर्ट करने वाले आतंकी संगठनों तक फंड पहुंचा रहे हैं। इस वजह से मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में फिरौती, सट्टेबाजी, बिल्डरों को धमकी और ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है। दिल्ली के संगम विहार में 16 साल की एक नाबालिग लड़की पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मास्टरमाइंड का नाम अरमान अली है। उस पर अपने 2 साथियों के साथ छात्रा पर गोली चलाने का आरोप है। इस मामले में साउथ दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। इस घटना के 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अरमान अली घटना को अंजाम देने के बाद से ही फरार था। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छानबीन और दबिश दे रही थी। दरअसल राजधानी के दिल्ली के देवली रोड स्थित कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय लड़की को अरमान अली ने 25 अगस्त को स्कूल से लौटने के दौरान गोली मार दी थी। गोली लड़की के कंधे में जाकर लगी थी। छात्रा ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया था कि अरमान अली ने 2 साल पहले उससे सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम के जरिए नाम बदलकर उसके साथ दोस्ती बढ़ाई थी। छात्रा ने बताया था कि वो पिछले करीब 5 से 6 माह से वो अरमान से बात नहीं कर रही थी। तब आरोपी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई। देखिए, महिलाएं भी मैदान में कूद पड़ी और मच गया संग्राम। लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं। मारपीट की ये लाइव तस्वीरें यूपी के कासगंज से आई हैं, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कासगंज जनपद के पटियाली कोतवाली इलाके के ग्राम सलेमपुर में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोग एक परिवार पर हमला बोल देते हैं, जिसके बाद घर वालों ने भी हाथों में डंडे उठा लिए और फिर दोनों परिवारों के बीच खूनी भिड़ंत हो गई। मारपीट का वीडियो घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मारपीट की इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने घर पे चारों फांद रहे थे और भी आकर के उन्होंने गाली दी। हमने पूछा क्यों दे रहे थे, तो कुछ मुझे बताया नहीं और मेरे घर में घुस गए और सब लोगों ने मुझे मारपीट की। स्कूल में छात्र ठीक से खड़ा नहीं था। बस इसी बात पर एक गुरुजी को गुस्सा आ गया। फिर क्या था, अपनी दिल में भरी बेरहमी उस छात्र पर निकाल डाली। शिक्षक की बेरहमी का नमूना आप भी देख लीजिए। छात्र की पीठ पर गंभीर चोट के निशान। मामला सीकर जिले के श्री माधोपुर कस्बे का है, जहां एक टीचर ने एक स्टूडेंट की बेरहमी से पिटाई कर दी। स्टूडेंट की पीठ पर जगह जगह गंभीर चोट के निशान है। परिजनों ने टीचर और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल अभिषेक नाम का छात्र स्कूल में प्रार्थना के दौरान लाइन में सही ढंग से नहीं खड़ा था, जिसके बाद टीचर ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा। मारपीट के दौरान स्टूडेंट और टीचर के बीच में बहस भी हुई और छात्र ने भी टीचर पर हाथ उठाया। उसके बाद टीचर स्टूडेंट को कमरे में लेकर गया और वहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और तो और उसे लोहे की पाइप से भी पीटा, जिससे उसके पेट पर गंभीर चोट लगी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। पाकिस्तान के असलम खान को बीएसएफ वापस भेजेगा। जांच में असलम के पास कुछ नहीं मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है।
अब बीएसएफ उसे डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने उसे बीएसएफ के हवाले कर दिया है। दरअसल असलम 22 अगस्त को भारत पाकिस्तान सरहद से लगती सादेवाला चौकी के पास तारबंदी पार कर भारत की सीमा में घुस रहा था, जिसे बीएसएफ के जवानों ने धर दबोचा था। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने असलम खान को रामगढ़ थाना पुलिस को सौंप दिया था, जहां उसे संयुक्त जांच कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिक असलम खान से संयुक्त जांच कमेटी ने पूछताछ की, जिसमें पता चला कि वो एक किसान है और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। पूछताछ में उसने गलती से भारत की सीमा में घुसने की बात कही। सूत्रों के अनुसार उसके पास से अभी तक कुछ भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, इसलिए असलम खान निवासी सखर सिंध पाकिस्तान को वापस उसके देश सुपुर्द कर दिया जाएगा। श्रीगंगानगर में आरएलपी के खीवसर विधायक नारायण बेनीवाल का आईएपी और आईपीएस अधिकारियों को विधायक प्रोटोकॉल की पालना करने के निर्देश देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में खीवसर विधायक नारायण बेनीवाल श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार और एस आनंद शर्मा को विधायक प्रोटोकॉल की पालना करने के निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो श्रीगंगानगर के घड़साना का है। वीडियो 30 अगस्त का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वकील विजय सिंह झोरड़ की आत्महत्या मामले में जिला प्रशासन से हो रही समझौता वार्ता के दौरान ये बहस हुई। समझौता वार्ता के दौरान जब नारायण बेनीवाल घड़साना उपखंड कार्यालय में पहुंचे तो श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर और एसपी खड़े नहीं हुए, जिससे विधायक नाराज हो गए और कलेक्टर एसपी को नसीहत देने लगे। मौके की नजाकत को भांपते हुए पहले श्रीगंगानगर एसपी आनंद शर्मा और फिर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार अपनी सीट पर खड़ी हो गयीं। एसपी बातचीत में व्यस्त रहने का हवाला देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में सड़क हादसे से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने जून तक जो आंकड़े जारी किए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक इस साल जून तक प्रदेश में 12,079 सड़क हादसे हुए, जिनमें 5,733 लोगों की मौत हुई, जबकि 11,894 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। यानी औसतन रोजाना 67 सड़क हादसे हो रहे हैं और 31 लोगों की रोज जान जा रही है। सड़क हादसों में अव्वल जयपुर रेंज के 5 जिले हैं, यानी जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। सड़क हादसों में दूसरे नंबर पर उदयपुर रेंज, तीसरे नंबर पर अजमेर रेंज, चौथे नंबर पर जोधपुर रेंज और 5वें नंबर पर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट है। वैसे तो सड़क हादसे कम करना राजस्थान पुलिस के कैलेंडर वर्ष की 7 प्राथमिकताओं में से एक होता है, लेकिन इसके बावजूद सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आ रही। लंबे समय से अपनी लंबित मांगों को लेकर चित्तौड़गढ़ में ग्राम विकास अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। 4 अगस्त से ही ये कार्मिक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। जिला स्थानांतरण, पदोन्नति और ग्रेड पे सहित 8 मांगों पर राज्य सरकार से समझौता होने के बाद भी उसे लागू नहीं किए जाने से ग्राम विकास अधिकारियों ने 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का काम शुरू किया है। इसी के तहत चित्तौड़गढ़ जिले के अलग अलग प्रखंडों में तैनात ग्राम विकास अधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी कर धरने की शुरुआत की। कर्मचारियों ने हनुमान चालीसा के पाठ किए और संगीत कार्यक्रम के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। धरने में मौजूद सभी कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर प्रदेश सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष भारत सिंह राठौर ने कहा कि सरकार यदि हमारी मांग नहीं मानेगी तो जिला स्तर के साथ साथ जयपुर में क्रमिक अनशन किया जाएगा। आज से 1 सितंबर से और 10 सितंबर तक हम जिला स्तर पर धरना देंगे। उसके बाद में हम जयपुर में क्रमिक अनशन पे उपस्थित रहेंगे। अपनी उपलब्धियों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा नाम बनते जा रहे जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल का न्यूरो सर्जरी विभाग अब और हाईटेक हो गया है। यहाँ राज्य सरकार की ओर से करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से एक न्यूरो इंटरवेंशनल लैब तैयार किया गया है, जिसमें हाईटेक मशीन को इंस्टॉल किए जाने के साथ ही कुछ मरीजों पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने बताया कि इससे पहले 2D मशीन के जरिए मरीजों का ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन अब 3D मशीन से जिस ब्लड वेसल्स में खून का थक्का जमा है वहां 3D इमेज के माध्यम से इलाज आसानी से किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि इस मशीन की खासियत है कि इसमें सीटी स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे ऑपरेशन के दौरान ही सीटी स्कैन के जरिए मरीज की मौजूदा स्थिति को जांचा जा सकता है। सात नदियों से घिरे खगड़िया में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। दियारा इलाके के लोगों के घर बार सब पानी में डूब गए हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण खगड़िया जिले की 10,000 की आबादी प्रभावित हो गई है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी धीरे धीरे परबत्ता प्रखंड के कई गांवों में फैलता जा रहा है और सबसे भयावह स्थिति तेमथा करारी गांव की है। यहां बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश करने के कारण गांव के लोग ऊंचे स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव के पशुपालक अपने पशुओं के साथ ऊंचे स्थान की ओर पानी से निकल कर जा रहे हैं, तो कई लोग निजी नाव के सहारे बच्चे सहित ऊंचे स्थान की ओर जाने को मजबूर हैं। इस इलाके में अब बस नाव ही एकमात्र सहारा बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन मुकम्मल व्यवस्था होने का दावा कर रहा है, पर जमीनी हकीकत में लोग अपना आशियाना छोड़कर जा रहे हैं और दाने दाने को मोहताज हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर से दियारा और निचले इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल गंगा के उफान पर होने के कारण दियारा जाने के लिए नाव की सवारी करने में अब लोगों को डर लग रहा है। पीपा पुल खुलने के बाद स्थिति और खतरनाक हो गई है। हवाएं तेज रहती है और आंधी चलती है। ऐसे में लोगों को डर लगता है कि वो कहीं बीच मझधार में फंस न गए तो उनकी जान पर बन आएगी। इसी डर के साए में दियारा के लोग रोज सफर करते हैं। रोज जिंदगी और मौत से जूझते हुए दियारा की ओर आते जाते हैं। बता दें कि अभी गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। दियारा के गाँव भी जलमग्न होने लगे हैं। निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। गांव ऊंची जगहों पर है, इसलिए गांव के अंदर पानी नहीं घुसा है, लेकिन गांव के चारों तरफ पानी भर गया है। लोगों को आवागमन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दियारा के रहने वाले लोग सरकार से पीपा पुल की जगह पक्के पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। पंचायत समिति सदस्य का कहना है कि उन्हें आने जाने में काफी डर लगता है। नाव की सवारी काफी मुश्किल भरी होती है। हमने कई बार सरकार से पक्का पुल की मांग की थी, पर अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। मॉनसून की भारी बारिश ने एक बार फिर पूरे देश में तबाही मचा रखी है। भारी बारिश से तमिलनाडु के भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं भारी बारिश के कारण नागापट्टिनम, मयिलादुथुराई और तंजावुर में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। भारत मौसम विभाग के अनुसार नीलगिरी और कोयम्बटूर जिले में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तिरुपुर, थेनी, डिंडीगुल, इरोड, सेलम, करूर, नमक्कल, धर्मपुरी, कृष्णागिरी, तिरुपत्तूर और तिरुचिरापल्ली जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में कमी के बाद लोगों को बाढ़ से तो राहत जरूर मिली है, लेकिन अब उन्हें दूसरे किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी उतरने के बाद अब लोगों को गंदगी और कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर तरफ गंदगी का आलम है, लेकिन प्रशासन बेहद ही लापरवाह बना हुआ है। उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मजबूरी में वो लोग खुद ही इलाके की सफाई कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में काफी मच्छर हो गए हैं, जिससे कई बीमारियों का खतरा बना हुआ है। अगर दवाई का छिड़काव नहीं किया गया तो काफी मुश्किलें हो सकती हैं। वहीं निगम कर्मचारियों का कहना है कि अभी कीचड़ है। देश की सीमाएं बेहद सुरक्षित हैं, इतनी सुरक्षित कि दुश्मन कोई भी हिमाकत करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सरहद की निगरानी में मुस्तैद हैं हम जैसे जांबाज सिपाही। जोधपुर में बीएसएफ जवानों ने यही संदेश दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जोधपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाल संबंध में छात्र छात्राओं के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को सीमा सुरक्षा बल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बीएसएफ के गौरवशाली इतिहास की जानकारी देने के साथ ही कई शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मार्च पास्ट परेड, चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम के दौरान सबसे खास रहा हथियारों की प्रदर्शनी, जिसमें बीएसएफ ने पारंपरिक से लेकर अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बीएसएफ के आईजी मदन सिंह राठौड़ ने भी हिस्सा लिया। यहाँ पे जो भी हम अभी कार्यक्रम कर रहे हैं वो
टीचर्स डे के रनअप में कर रहे हैं। हम भी छोटे मोटे शिक्षक बनना चाहते हैं। हम भी बच्चों को जो भावी कर्णधार हैं उनको हमारे बारे में और सीमा सुरक्षा बल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो उसी एक प्रयास में हम लोग यहाँ पे आए हैं और उम्मीद है कि हम उस प्रयास में सफल होंगे। जोधपुर में इन दिनों बदलाव की नई बहार बह रही है। यकीन नहीं हो रहा तो इन नजारों को देखिए। यह हमारे समाज की मानसिकता के बदलाव की जीवंत तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जोधपुर से 250 किलोमीटर दूर फलौदी की हैं, जहां ग्रामीण बालिकाओं के लिए 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। विशेष रूप से आयोजित इस सत्र में नाटक और शिक्षा से जुड़े विषयों के कई पहलुओं से रूबरू कराया जा रहा है, ताकि ये बालिकाएं अपने मन का डर भगाएं, मानसिक रूप से मजबूत बने, ताकि वो हर मंच पर अपनी बात कह सकें। कार्यशाला में नाटक का सब्जेक्ट भी इन ग्रामीण परिवेश के महिलाओं के जीवन के इर्द गिर्द दिखाई देने वाला ही है, जो कई बार इनको भावुक कर जाता है। कार्यशाला में 15 से 30 अलग अलग आयु वर्ग के 29 विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। जो मैंने ना सास का रोल, मतलब एक बूढ़ी औरत का रोल किया था, तो जब मैंने फॉर्म भरा था ना, तो मेरे को ऐसे बोला था सबने, मेरी दादी ने भी ऐसे बोला था, तो इसलिए मैंने ऐसा रोल किया। हमने आज किया था एक नाटक जिसमें किसी के घर लाइट नहीं है तो कैसे पढ़े, कितनी मुश्किलों से उनका साथ चल रहा है, तो वो हमने नाटक किया था। खंडवा में गणपति उत्सव के दौरान सड़कों पर भारी भीड़ के बीच कुछ ऐसे स्टंटबाज भी हैं जो दूसरों की जान जोखिम में डाल अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने से बाज नहीं आ रहे। स्टंट वाले शख्स ने जरूर अपने वीडियो में लोगों से ये अपील की है कि वो इस तरह के स्टंट ना करें, लेकिन खुद स्टंट कर वो क्या संदेश देना चाहते हैं ये समझ से जरूर परे है। वायरल हो रहे वीडियो पर अब पुलिस जरूर कार्रवाई कर सकती है। ये शख्स पहले भी इस तरह की वीडियो बना चुका है। 15 अगस्त को जब देश भर में घर घर तिरंगा अभियान चल रहा था, उस वक्त भी इस शख्स ने ऐसा ही वीडियो बनाया था। उसमें भी इसने लोगों से ऐसे स्टंट न करने की अपील की थी। अगस्त को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से पूरे देश में गणेशोत्सव शुरू हो गया है। पूरे 10 दिनों तक यानी 9 सितंबर तक गणेशोत्सव की धूम रहेगी। इस दौरान जगह जगह कई तरह की मूर्तियां पंडालों में सजाई गई हैं, तो कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो कई राज्यों में गणेशोत्सव पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी रौनक देखते ही बनती है। मुंबई में तो कई बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, जहां लाखों भक्त रोज दर्शन करने जाते हैं। लाल बाग का राजा मुंबई का सबसे अधिक लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी भक्त यहाँ बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। आम लोगों के साथ साथ कई सेलिब्रिटी भी यहाँ शीश झुकाने आते हैं। गणेशोत्सव के पहले दिन तो यहाँ भक्तों का तांता लगा रहा। दूसरे दिन भी लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ दिखाई दी। देश भर में गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालुओं का जोश अलग ही दिखाई दे रहा है। मंदिरों में भक्त विघ्नहर्ता के दर्शन कर रहे हैं। बॉलीवुड में फिल्म स्टार से लेकर टीवी स्टार्स तक सब गणेश चतुर्थी से काफी गहरा कनेक्शन दिखाते हैं। कई फिल्मों में गणेश उत्सव को प्रमुखता से शामिल किया जाता है, तो वहीं तमाम बॉलीवुड सितारे अपने घरों में गणपति बप्पा का स्वागत भी करते हैं। वहीं टीवी स्टार्स भी गणपति का जमकर गुणगान करते हैं। बॉलीवुड के साथ साथ टीवी जगत के सितारों के बीच भी बप्पा की आराधना का उत्साह देखा जा रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स के साथ ही क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी गणपति स्थापना की है। सचिन ने अपने घर में परिवार के साथ गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम है। 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ गणेशोत्सव अनंत चतुर्दशी यानी 9 सितंबर तक चलेगा। गणेशोत्सव के दौरान कई जगहों से अलग अलग किस्म की गणेश प्रतिमाओं की धूम है। आगरा के नेहरू नगर में भगत हलवाई ने गणेश चतुर्थी के मौके पर चॉकलेट से गणपति प्रतिमा तैयार की है। 3 फीट ऊंची और 80 किलोग्राम वजन वाली इस प्रतिमा को निहारने के लिए लोग दूर दूर से उनकी दुकान पर पहुंच रहे हैं।
दुकान के मालिक यश भगत का कहना है कि हर वर्ष गणपति बप्पा के भक्त पीओपी की मूर्तियां घर लाते हैं और फिर नदियों में विसर्जित करते हैं। इससे नदियों में प्रदूषण फैलता है। गणेश भगवान की प्रतिमा का अनादर होता है। ऐसे में चॉकलेटी गणेश तैयार करने का विचार आया। उन्होंने बताया कि इस प्रतिमा को तैयार करने में 1 हफ्ते का वक्त लगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतिमा को 16 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तैयार किया गया है। इस प्रतिमा में लगे सभी रंग प्राकृतिक हैं। इस प्रतिमा को 10 दिनों तक 16 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा ताकि ये पिघले नहीं। ऋषि पंचमी के मौके पर महाराष्ट्र के पुणे में श्रीमंत दगडू शेठ हलवाई गणपति में विशेष आरती अथर्व शीर्ष पाठ का आयोजन किया गया। इस आयोजन का दृश्य दिव्यमय हो गया जब एक साथ 31,000 महिलाओं ने एक साथ अथर्व शीर्ष पाठ किया। तड़के हुए इस अथर्व शीर्ष पाठ कार्यक्रम में 31,000 महिलाओं ने उत्सव मंडप के सामने अथर्व शीर्ष का पाठ किया। ये अथर्व शीर्ष पाठ 35वां वर्ष है। पारंपरिक पोशाक में महिलाएं सुबह से ही अथर्व शीर्ष का जाप करने के लिए उत्सव मंडपम में उमड़ पड़ी। उत्सव मंडपम से हुता माता चौक तक का इलाका महिलाओं की अनुशासित कतारों से भरा रहा। शंख जप के बाद महिलाओं ने ओंकार का जाप करते हुए गणराय को प्रणाम किया और मुख्य अथर्व शीर्ष का पाठ किया। महिलाओं ने हाथ उठाकर ताली बजाकर गणराय को प्रणाम किया। महिलाओं के गणेश नाम जप करने वाले अथर्व शीर्ष पाठ कार्यक्रम ने पुणे वासियों की सुबह को मंगलमय बना दिया।